नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम रिपोर्टर्स टॉक में। वैसे तो रिपोर्टर्स टॉक अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है। पत्रकार जो आप सभी की जर्नी दिखाते हैं, आप सभी की समस्याओं को सामने लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हीं पत्रकारों के पास पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहता है उनका सफर। हर स्टोरी के पीछे एक अलग अपनी कहानी होती है, उनकी अपनी एक जर्नी होती है, उनके अपने कुछ सूत्र होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो आज ऐसे ही एक जाने माने पत्रकार के पास हम पहुंचे हैं जिनकी अपनी एक अलग और इंटरेस्टिंग अभी तक की जर्नी रही है। अभी तक की कहानियों को लेकर, उनके द्वारा किए गए रिपोर्टिंग करियर को लेकर अपनी एक अलग उपलब्धि रही है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रदेश के ही नहीं देश के जाने माने पत्रकार देवेश तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कहेंगे कैसे शुरुआत हुई? पढ़ाई कर रहे थे, पता ही नहीं था पत्रकार क्या होता है, अखबार नहीं पढ़ते थे। हाँ। जब कॉलेज फाइनल ईयर में थे BCA के, तब तक ये समझ में आ गया एक प्रोग्राम हुआ करता था C++ का। अच्छा। उसमें एक पिरामिड प्रोग्राम बनता है जी। पिरामिड प्रोग्राम ऐसा था कि कैलकुलेशन करना है और जब आप प्रोग्रामिंग करते रहते थे पिरामिड का आकार बन जाता। हाँ। बहुत कोशिश करने के बाद सेकंड ईयर में वो बना ही नहीं। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे लगता है कि मैं खुद प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाऊँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, एक अनिरुद्ध बगे सर हैं, 27 खुली में रहते हैं बिलासपुर में। तो उन्होंने कहा कि यार देवेश, तुम जो है ना प्रोग्रामिंग मत करो, तुम्हारा मन नहीं लगेगा इसमें। मैंने भी कहा कि सर वो जो लैपटॉप लेके सुबह घुसना ऑफिस में, सूरज चढ़ रहा होता है तब, और निकलते समय तक अंधेरा हो जाना, तो ये मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ। कहा तुम कुछ ऐसा करो कि तुम MBA कर लो, तुम सामान बढ़िया बेच लोगे या कन्विंस कर सकते हो किसी को, तो वो काम तुमको करना चाहिए। उसके बाद अब लेकिन सेकंड ईयर पार हो रहा था, थर्ड ईयर पार किया BCA के बाद फिर हमारा एक मित्र है संतोष गुप्ता, वो कर रहा था MGMC। मैंने पूछा तू कौन सी पढ़ाई कर रहा है भाई? पता पत्रकार बनने की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो, अब हमको बनना है, वहीं एडमिशन लेना है। ये भी नहीं पता था कि अच्छी तैयारी करेंगे तो IMC जा सकते हैं, अच्छी तैयारी करेंगे तो माखनलाल पहुंच जाएंगे। पता ही नहीं था कि कहाँ कहाँ पढ़ा। कुशावर ठाकरे के बारे में नहीं पता था कि कुशावर ठाकरे पढ़ाई होती है। अच्छा। बस इतना पता था कि पत्रकार बनना है ना, तो ये कोनी में विश्वविद्यालय है, कुरुघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ जाके पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने के बाद समझ में आएगा कि पत्रकार कैसे होते हैं, क्या होते हैं। पहले ये लगता था कि मतलब पत्रकार होते हैं और कहाँ से बनते नहीं पता। और हमारा इंटरव्यू वगैरह विज्ञान मेला वगैरह में जाया करता था ना, तो पत्रकार आते थे, इंटरव्यू लेते थे, मेरे मॉडल के बारे में पूछा करते थे। तो था कि मतलब पत्रकार होते ही ये पता था, कैसे बनते नहीं पता था। बाद में पढ़ाई लिखाई की कुरुघासीदास विश्वविद्यालय से, तो ये तय हो गया भाई पत्रकार बनना है। अच्छा। पढ़ाई करने के बाद फिर कलकत्ता गए, वहाँ IBN 7 में विक्रांत दुबे जी थे, उनके साथ इंटर्नशिप किया। बाद में रायपुर चले आए, तो रायपुर में नौकरी चाकरी थी नहीं। तो मेरा एक दोस्त है रोहन नायडू, वायलिन बजाता है, मैं इस रायपुर शहर में उसके अलावा किसी को नहीं जानता था। तो रोहन अपने बाइक के पीछे मुझे बिठा करके अलग अलग दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि पत्रिका है ना, और ढेर सारे अलग अलग अमृत संदेश, सारे अखबारों में और सारे TV चैनलों में अपना CV में छोड़ के चला गया वापस बिलासपुर। फिर समझ में आया कि 10 दिन हो गया, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, CV तो सब जगह छोड़ा है। तो अब मुझे समझ में आता है कि CV जो आप उसको देते हैं ना रिसेप्शनिस्ट को, वो रिसेप्शनिस्ट जब संपादक के पास आपकी CV लेके जाता है, उस समय उनका मूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका लक कितना अच्छा होना चाहिए कि मूड अच्छा होला दिखा, CV देख लें, और मूड अगर खराब है उनका तो फेंक दे। दो ही काम होना है। तो वो लक मेरा काम नहीं कर पाया कि रिसेप्शन का संपादक तक पहुंचना और संपादक का मूड अच्छा होना। तो फिर वापस चला गया बिलासपुर, लौट के आया वापस रायपुर। फिर समझ में आया कि यहीं रहना है, यहीं रह के नौकरी खोजनी है। फिर अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो काम तो था नहीं, पुरानी बस्ती में रहते थे, तो दिन भर जाके अन्ना आंदोलन बैठे रहते थे। वहाँ पत्रकार लोग रिपोर्टिंग करने आया करते थे, देखते थे यार ऐसी वाला करना है यार, हमको पढ़ाई लिखाई तो हो गया है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था कुछ। बाद में फिर फेसबुक है ना, तो मेरा दोस्त है तन्मय अग्रवाल, वो उससे बात हो रही थी रात को, क्या कर रहा है देवेश आजकल। तन्मय से मेरी मुलाकात डिबेट कंपटीशन में हुई थी कलकत्ता में, मतलब ईस्ट इंडिया का यूथ फेस्टिवल था वहाँ पे। तो बोला क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं यार, बेरोजगारी काट रहे हैं। तो उसने कहा कल तू पत्रिका काफी साझा काम कर लेगा, कम पैसे मिलेंगे। मैंने कहा अरे पैसे की बात ही नहीं, काम करना है यार। फिर उसने बुलाया और वहाँ पर इंटरव्यू हुआ। दिलचस्प ये है कि इंटरव्यू लेने वाले थे राजेश नैन,
वहाँ के न्यूज एडिटर थे। तो एक भी सवाल पत्रकारिता का नहीं था उसमें। अच्छा। वो MSc IT थे। ओके। और CV में उनको BCA दिख गया। हाँ। सारे सवाल कंप्यूटर के पूछ लिए और पत्रकार की नौकरी दी। ये दिलचस्प था कि सारे सवाल कंप्यूटर के और नौकरी पत्रकार की। हाँ। फिर काम पत्रिका से चालू हुआ आपका? हाँ, काम पत्रिका से चालू। पत्रिका में एक जस्ट मैगजीन आया करता था जी। उसमें क्या होता था, जो मतलब लाइफस्टाइल वाली जो खबरें होती है ना, हाँ। तो उसमें एक नॉलेज सेगमेंट लाइफस्टाइल वाली। मनीष पांडे दैनिक भास्कर में ब्यूरो चीफ है अभी, महासमुंद में। और जाने माने क्राइम रिपोर्टर प्रमोद साहू है ना, मृगेंद्र पांडे जो नई दुनिया वाले हैं, वो हम लोग के चीफ हुआ करते थे। एक मीनू तिवारी मैडम हुआ करते थे। 4-5 लोगों की हम लोग की टीम थी। बट अगर जब आप इन लोगों का नाम लेते हैं और फिर मैं आज आपको देखती हूँ बतौर स्टेट हेड एक न्यूज चैनल में, ये सफर तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि आपके साथ के लोग शायद वहां तक नहीं पहुंचे। नहीं, असल में सफलता का पैमाना हम लोगों ने गलत तय कर रखा है। अच्छा। सफलता का पैमाना ये नहीं है कि मैं ब्यूरो चीफ हूँ। सफलता का पैमाना इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। सफलता का पैमाना वो है यार कि लोग आपको जानते कैसे हैं। हाँ। आज अगर मैं मनीष पांडे, जब भी मुलाकात उनसे होती है, हाँ। उम्र में 1-2 साल बड़े होंगे, मैं उनको 5 के प्रणाम करता हूँ, भैया कहता हूँ उनको। क्योंकि जब मैं कॉपी लिखता था ना तो सुधारा करते थे। मनीष पांडे कॉपी लिख सुधारा करते। मृगेंद्र पांडे जैसा बॉस मतलब लिबर्टी दिया करते थे। तो मैं कुछ रहूं मत रहूं, उनके लिए मेरे मन में सम्मान है, और ऐसी मेरे लिए किसी के मन में सम्मान हो जाए, वही सफलता होगी, है ना। मतलब इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि आप क्या बन गए। अच्छा, कभी भी पद कम हो तो पाल लेनी चाहिए। सबसे अस्थिर जॉब अगर कुछ है तो जर्नलिज्म है। उतार चढ़ाव आ गया तो ऐसा चलता रहता है। तो सिनेमा और पत्रकारिता में बहुत अंतर नहीं है। सिनेमा की तरह हम लोग तो सिनेमा और पत्रकारिता में जब कोई अंतर है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर एक सवाल आता है कि सिनेमा के जैसे ही चैलेंजेस रहे होंगे। चैलेंजेस तो रहते हैं। मतलब देखो, पत्रकार जो है पॉलिटिक्स कवर करते हैं, उससे ज्यादा पॉलिटिक्स झेलते हैं। मतलब क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उसको पता है कि लड़ाई अपनों से है, परायों से है ना। लेकिन पत्रकारिता में लड़ाई अपने आप से ज्यादा होती है। तो चैलेंजेस तो रहते हैं, पर इतना मान के चलना चाहिए कि काम करते रहो यार, उसमें कहीं समझौता नहीं होना चाहिए। जितना आप काम करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी पहचान कब बन जाती है। जब मैं शहर में आया था तो बताया ना, एक आदमी पहचान का था, वो भी पत्रकार नहीं था, वो था वायलिनिस्ट। वायलिन बजाता है, मतलब शानदार वायलिन बजाता है रोहन नायडू। वो केवल वही पहचान का था ना। अगर कोई पत्रकार पहचान का होता, दूर दराज के रिश्ते में किसी पत्रकार को मैं जानता होता, तो थोड़ी मदद तो मिलती है एक स्टेप। भाई किसी अखबार में मुझे स्टार्टिंग तो करा देते, बाद में तो फिर मेरा हुनर है, मैं कैसा नाचता हूँ। तो वो जो पहला प्लेटफॉर्म होता है ना, हर किसी के लिए वही मुश्किल है। अभी भी ढेर सारे पत्रकार ऐसे हैं जो वेबसाइट में काम कर रहे हैं। वो डिजर्व करते हैं टीवी, डिजर्व करते हैं अखबार में अच्छी बीट, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी क्योंकि पत्रकारिता को अच्छा मुकाम नहीं मिलेगा। अच्छा काम कर रहे हैं, कल किसी की नजर पड़ जाएगी, उठा के उनको अपने पास ले आएगा। तो ये नजर का फर्क है कि किसकी नजर कब कौन से हीरे पे पड़े। जैसे मैं अखबार में काम करता था, अब मुझे टीवी में काम करने की इच्छा थी। तो क्या होता है ना, कभी आप कुछ भी कर रहे थे ये मत सोचिए कि यार ये नुकसान कर जाएगा या इसका फायदा क्या मिलेगा। काम करते रहिए। एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमारा 24 वहाँ प्यून हुआ करते थे। तो पूरे यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होता था ना, तो उसकी विज्ञप्ति बनाने का काम जो है वो हमारे डिपार्टमेंट का होता था। क्योंकि यूनिवर्सिटी है, IT डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री है, केमिस्ट्री है, सब डिपार्टमेंट थे वहाँ गुरु घासीदास में। तो 24 का काम था विज्ञप्ति को एक ऑफिस में जाके छोड़ना। तो मुझे लगा यार कि ये विज्ञप्ति 24 का है छोड़ेगा। 24 छोड़ेगा तो 24 का पहचान पत्रकारों से होगा। 24 का पहचान नहीं होना चाहिए, पहचान तो हमारा होना चाहिए। हम लोग को आगे जाके पत्रकार बनना है। 24 तो सरकारी नौकरी में है तो यहीं रहेगा। तो मैं 24 सारे विज्ञप्ति ले लिया करता था और अपनी मोटरसाइकिल सारे अखबार जाया करता था विज्ञप्ति छोड़ने के लिए, सिर्फ इस लालच के साथ कि यार यहाँ जाऊंगा ना तो जो पत्रकार यहाँ बैठे हैं इनसे परिचय हो जाएगा मेरा। परिचय हो जाएगा तो आगे किसी मोड़ पे काम आएंगे, आगे किसी मोड़ पे पता लगे यही लोग बॉस बन के बैठे रहेंगे मेरे। तो ये सोच के मैं ना विज्ञप्ति छोड़ने जाया करता था। तो धीरे धीरे ये हो गया कि पहचान हो गया सबसे। वो काम कहाँ आया, वहां पर ETV के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे बिलासपुर के मनोज सिंह बघेल। मनोज सिंह बघेल यहाँ साधना न्यूज में थे, वो मुझे जानते थे पहले से। पत्रिका में बाद में क्या हुआ, मेरा वो जो एक्सपोज करके टैबलेट आता है ना, इसमें स्टिंग ऑपरेशन करना, छोटी छोटी खबरें छापना, तो जनहित के मुद्दे उठाना, तो उसमें काम करते करते नाम छपा करता था उसमें। तो मनोज भैया रिमेम्बर करके किया, तो वही देवेश बिलासपुर वाला। तो फिर उन्होंने न्यूज चैनल में बुला लिया।
तो ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती मतलब कुछ कहीं आपने कुछ किया है, वो कहाँ आके असर दिखाएगा आपको पता नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है कि करनी तो है, वो करते चलो वाला मामला हमेशा ही रहेगा। कुछ भी मेहनत कर लो यार, आप घास भी उखाड़ रहे हो ना तो वो आपकी उंगलियों को मजबूत करेगा। सही बात है। तो बात फिर वापस हम पत्रकारिता पे आते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जिसको लगता हो कि ये स्टोरी पे मैंने बहुत काम किया था और ये स्टोरी मेरे को बहुत पसंद आई खुद की? हम लोग जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं ना, टीवी वाले, शॉर्टकट वाली, मतलब डेली पकाओ डेली खाओ वाली, इसमें कुछ उस तरह की स्टोरी की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, तो बहुत अच्छी स्टोरी होना बाकी है कहूँगा। बहुत अच्छी स्टोरी, जितने इंसिडेंट हुए हैं प्रदेश में सारे तो कवर किए हुए हैं। कुछ बहुत लोग बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन कोई बहुत परिश्रम करके मैंने कोई काम अभी तक नहीं किया है। अच्छा। हाँ, मतलब किसी रिपोर्ट के पीछे मैंने बहुत दिल लगाया हो, मेहनत की हो, कुछ खोज खाज के निकाला हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। सबको रोज चाहिए ना आपसे मसाला। हाँ। आपको कंपनी सैलरी दे रही भैया, उनको रोज चाहिए आज आप क्या दे रहे हैं बताइए। तो आज आप क्या ले रहे हैं तो फिर आपको खिचड़ी ही मिलेगा, है ना। पेठा थोड़ी बन के मिल जाएगा आपको कि एक आदमी एक दिन किसेगा, एक दिन सुखाएगा, एक दिन चाशनी में डालेगा, एक दिन शेप देगा, एक दिन काटेगा, एक दिन पैकेजिंग करेगा। डेली चाहिए, इंस्टेंट चाहिए उनको, तुरंत बनाओ तुरंत दो। तो मैगी के जमाने में आप दाल चावल की थोड़ी करेंगे। मैगी में भी वैरायटी नहीं आ रही, मैगी में भी सादी मैगी जा रही है। डेली खाना, अब डेली आपको ये सोचना है कि यार आज डिबेट टॉपिक क्या होगा, 4 बजे के बुलेटिन में किस सब्जेक्ट पे बुलेटिन खोलना है, लाइव किस में लिया जाएगा। तो फिर आप जब इतना सोच रहे हैं तो आप खुलासा कहाँ से कर लेंगे? खुलासे होते हैं, कैसे होते हैं? कभी कभी आपको मालूम होता है यार कि ये चीज है सामने, आपको पता है कि ये चीज है सामने और मैं इससे मांगूंगा ये स्टोरी या ये पर्टिकुलर चीज जिससे हड़कंप मचने वाला है, मुझे दे भी सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं देगा। उसने मुझे नहीं दिया। पहली बात तो ये भी चैलेंज था पता लगाना कि यार इनके पास है, तो वहां तक तो हम पहुंच जाया करते थे। लेकिन जब बात आती है ना कि ये आप हमको दे दीजिए, हम इसको पब्लिश करेंगे, तो सामने वाला कहता है यार आप जिस संस्थान में काम करते हैं, वो जिस आदमी को मुझे इसको पढ़ाना है वो आदमी नहीं पढ़ता है। जिस आदमी को मुझे इसको बताना है कि देखो ये चीज इस घटना के पीछे सच्चाई थी, तो उसको वो नहीं पढ़ता है, तो फिर मैं आपको क्यों दूं? ये भी बड़ी वैसी वाली बात है कि वो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर नहीं, उन पता है ना, असल में खबरें उन्हीं तक पहुंचाई जाती है जिस प्लेटफॉर्म तक उनको पहुंचाना है। इसमें बिल्कुल निराश और दुखी नहीं होना कि फला चीज का खुलासा उसने कैसे किया, हमसे पूछो कैसे किया। वो ऐसे ही किया जाता है। तो आपके भी कुछ खुलासे करने के तरीके होते होंगे, कोई ऐसा टैक्टिक बना के रखा होगा आपने अभी तक? नहीं, वो बताया ना कि खुलासे वाला दौर जाता रहा ना, मैगी चल रहा है अभी तो। इच्छा बहुत है काम करने की, लेकिन उस तरह छत्तीसगढ़ में अपॉर्चुनिटीज भी कम है। हाँ। जब जिस दिन आप आजाद पत्रकार रहेंगे ना, स्वतंत्र पत्रकार, उस दिन आप कुछ भी करिए, फिर किसी को दुनिया का लोड नहीं है। लेकिन जब तक आप संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक आपको डेली काम करना है, कुछ ना कुछ करके उनको देते रहना है। तो फिर इस सिलसिले में तो कोई वैसे सवाल ही नहीं बचते हैं कि आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे होंगे या क्या आपके इंटरेस्ट का टॉपिक रहा होगा? मजे के साथ पत्रकारिता करते रहो, यही फायदा है बस। जो चल रहा है उसी में रमे रहो। तो ये पत्रकार जैसे लकड़ी का जो गट्ठा होता है ना, वो नदी में बह जाता है ना, वैसे अपने आप को छोड़ देना चाहिए। बहने दो, कहीं ना कहीं तो किनारा आना ही। किनारा नहीं भी आया तो कोई लकड़हारे की नजर पड़ जाएगा, ले जाएगा उठा के। ये बात भी सही है। तो इसमें फिर अगला सवाल यही रहता है कि बतौर पत्रकार तो हम आपको रोज देखते हैं, पत्रकारिता से हटके कैसा जीवन है? मस्त है, छोटा सा परिवार है। पिताजी हैं, बिलासपुर रहते हैं, यहाँ पर रायपुर में मैं, मम्मी, मेरी वाइफ हर्षिता रहती हैं, और छोटी बिटिया मेरी अन्ना। आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, ये गार्डन में यहीं खेलते रहते हैं हम दोनों जन, मैं मेरी बिटिया। फैमिली से हटके वापस थोड़ा हम पत्रकारिता पे आते हैं, तो फिर एक चीज आती है कि बहुत सारी जगह इल्जामात होते हैं कि पत्रकारिता फिर वही एक पक्षी होती जा रही है, तो इस पे आपका क्या विचार है? हो तो गई है एक पक्षी, चाह के नहीं चाह के एक पक्षी हो गई है। क्योंकि लोग जिसको पत्रकार समझ रहे हैं ना, वो सब नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरी करता है ना, वो अपने हिसाब से काम नहीं करता है। और अगर नौकरी छोड़ता है तो फिर वही लोग जो कह रहे हैं कि एक पक्षी पत्रकारिता हो रही है, वो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते।
फिर भी बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनको कि जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनको कितना त्याग करना पड़ रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग उतना त्याग करने को तैयार नहीं है। हम लोग उतना त्याग करने को तैयार नहीं है इसलिए कि समय बहुत विषम है। जब आपके अपने ऊपर बीतती है तो कोई खड़ा नहीं होता है, आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। आपके अपने ऊपर बीतती है तो कोई खड़ा नहीं होता है, एकदम सटीक लाइन है इस चीज पे। तो मैं इसी चीज पे अपना अगला सवाल पूछूंगी, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में तो आपका वही रवैया रहा होगा कि मेरे को इस खबर के लिए काम करना है, मेरे को जनहित के लिए कुछ काम करना है, तब उस समय कुछ ऐसा हुआ है क्या कि कभी कोई ऐसे फोन किया हो, या आज भी होता होगा, एक अच्छे खासे डेजिग्नेशन पे है, एक अच्छी खासी संस्थान आप ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कभी ऐसे कुछ हुआ है कोई फोन लगा के बोलता हो ऐसे कोई, और भाई देवेश बहुत चल रही है खबरें? इसके बारे में क्या कहूँ, जो सरकारें होती है ना, हाँ, कोई भी सरकार हो, हाँ, सबका यही काम होता है। सबका यही काम होता है। जब तक आप एक पोजीशन पे नहीं होते हैं ना, तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका रिपोर्टर, आप रिपोर्टर हैं, आप कर दो ना, जो झेलना आपका संपादक झेलेगा, आपका ब्यूरो चीफ झेलेगा। जब आप ऊपर आ जाते हैं ना, तब ज्यादा होता है। मतलब किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, अभी की सरकार नहीं, पहले की सरकार भी है, उसके पहले की सरकार भी। लोगों को पहले खबरों से फर्क पड़ता था, आजकल ट्वीट से फर्क पड़ता है, फेसबुक की पोस्ट से फर्क पड़ता है। हाँ, तो डमडम डिगा डिगा टाइप चलने दो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हाँ, किसका नुकसान हो रहा है? सही बात। उन्हीं का नुकसान हो रहा है जो लोग चाहते हैं ऐसा हो। हाँ, हमारा क्या नुकसान है? समाज का नुकसान हो रहा है। अच्छा, वही समाज के लोग तो उनको चुन के भेजते हैं ना। हाँ, वही समाज के लोग उनको चुन के भेजते हैं, हम कभी कभी उनकी सच्चाइयां बता नहीं पाते। नहीं हो पाता है। जब तक जो मीडिया संस्थान है ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप बहुत ईमानदार पत्रकारिता और उनकी बातें सही तरीके से पहुंचे इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। एक तो पेपर छपता है, उस पेपर की कीमत 16 रुपया 20 रुपया होती है एक पेपर की, कलर वलर मिला के कागज वागज करके। A4 साइज पेपर खरीदने जाते हैं ना, 1 रुपया देता है ना, तो A4 साइज के 16 फोल्ड करोगे तो 16 से अधिक होता है ना पेपर। उसमें कलर अलग लगा है, मैन पावर लगा है, इतने सारे लोगों की का श्रम लगा है उसमें। तो एक न्यूज़पेपर 16 रुपए 17 रुपए में छपता है। और उस 16 रुपए 17 रुपए के पेपर हम कितने में खरीदते हैं? 2 रुपए 3 रुपए, मैक्सिमम कोई गया तो 5 रुपए। ठीक है, उसमें मैक्सिमम स्टैक किसका है? उसमें पैसा लगाने वाला कौन है? कोई अस्पताल है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, या सरकारें हैं? बड़ा पैसा तो यही लोग देते हैं ना। अब अस्पताल ने पैसा दे दिया, आप चलाएंगे खिलाफ उसके खबर, न्याय करेंगे पब्लिक के साथ। अब इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ने पैसा दे दिया, वहां के स्टूडेंट से अवैध फीस वसूली हो रही है, आप चलाएंगे खबर? जिस सरकार आपको बड़ा विज्ञापन दे रही है, करोड़ करोड़ का बजट होता है, कई 100 करोड़ का सरकारों का, वो आपको ऐड दे रहे हैं, तो जो आपको आपका अधिकार दे रहा है उसको अपने प्रचार प्रसार करना है। लेकिन बाजार ने ये समझ लिया कि अरे हम तो दे रहे हैं, नहीं देंगे क्या होगा। और जो मीडिया संस्थान है, इनके जो मालिकान है, इनका तो यही मानना है ना आज भी कि भाई वो तो बिजनेस के लिए न्यूज चैनल खोले ना, वो क्रांति वंती करने के लिए तो खोले नहीं। कॉर्पोरेटाइजेशन का जमाना है। तो जिस दिन हम लोग आम लोग 16 रुपए में अखबार खरीद के पढ़ने की जब हमारी हैसियत हो जाएगी, जब हम लोग बोलेंगे कि हाँ मैं 16 रुपए का अखबार खरीदना चाहता हूँ लेकिन मुझे सच पढ़ना है, या वेबसाइट में 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन महीने का वो लेने को तैयार होंगे, उस दिन मिलेगी ईमानदार पत्रकारिता, उस दिन मिलेगी सच्चाई उनको। तब तक के लिए क्या मतलब, फिर भी कर रहे हैं ना लोग। हाँ, यूट्यूब चैनल में बना के अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, तो ये उनका सामर्थ्य है, उनको सैल्यूट है। हमारा भी जिस दिन मूड हो गया हम वही करेंगे। ये मतलब आपके मुंह से ये मैं शायद बड़ा स्टेटमेंट सुन रही हूँ टुवर्ड्स पत्रकारिता के आने वाले आई गेस भविष्य के लिए, या वर्तमान में जो हो रहा है कि भाई आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा ऑथेंटिक कहीं ना कहीं वो यूट्यूबर्स की पत्रकारिता होती चली जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया उन मूर्ख लोगों के लिए है जिनको पत्रकारिता में मजा जो लोग ढूंढते हैं। हाँ। पत्रकारिता मजा का विषय नहीं है ना, वाओ वो लताड़ दिया उसको, वो एंकर ने उसको ठीक कर दिया। ये जर्नलिज्म, अगर वो लोग जर्नलिज्म समझते हैं ना तो उन मूर्खों के लिए ठीक है वो। बाकी खबर देखनी है तो खबर के लिए वेबसाइट से, मैं खुद वेबसाइट पढ़ता हूँ। हाँ। मैं अपना चैनल, जिस चैनल मैं काम करता हूँ उसके अलावा मैं कोई चैनल नहीं देखता। हाँ। वो इसलिए देखता हूँ गलतियां तो नहीं जा रही कुछ।
ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल टाइप का आंसर थोड़ा सा मिला है। नहीं देखता हूँ टीवी। हाँ। अभी घर पे कोई है नहीं, वो टीवी रिचार्ज खत्म हो रखा, नहीं करा रिचार्ज। मोबाइल में सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो डिज्नी हॉटस्टार वगैरह का, तो उसमें अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, वो देख लो। अमेजिंग और सरप्राइजिंग टाइप की बातें। हाँ, टीवी नहीं देखना चाहिए। ये शायद थोड़ा रवीश कुमार टाइप का होते जा रहे हैं। वो कोई भी मत देखो कहते हैं, मतलब न्यूज चैनल ही मत देखो कहते हैं। मैं तो टीवी देखने में मुझे बुरा लगता है। केवल वो साउथ स्टार गोल्ड और स्टार ट्रैक्स जो साउथ की फिल्में आती हैं, मतलब टीवी आदमी क्यों खोलेगा? मनोरंजन के लिए खोलता है ना। ओवररेटेड भी हो तो अच्छे से क्लासी तरीके से ओवररेटेड हो। मतलब मेरा ये कहना है कि जब कोई एक्टिंग कर रहा है तो पता तो लगना चाहिए ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। हाँ। एकदम सीरियस कर दिया तो फिर क्या एक्टिंग है? फिर तो वो तो हम आम जिंदगी में देख लेते हैं लोगों को। आम जिंदगी में हम उतने सीरियस हो रखे हैं आजकल कि हमको टीवी में भी वही सीरियसनेस की जरूरत नहीं है। तो वही जो सेट मैक्स और स्टार गोल्ड का मजा है ना, वो अब न्यूज चैनल में आने लग गया। थोड़ी सी इसमें हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस टाइप का कोई चैलेंज अब बचा नहीं है, बाकी चीजें कुछ है नहीं। आने वाले टाइम में जर्नलिज्म को आप टीवी से हट के कहीं और शिफ्ट होता देख रहे हैं? आने वाले टाइम में जर्नलिज्म सिर्फ सोशल मीडिया में बचेगा, वेबसाइट्स में रहेगा। छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बों के जो नौजवान शहर में आकर के अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, यही लोग आने वाले समय जर्नलिज्म को चलाएंगे। जितने बड़े संस्थान आप देखते हैं जर्नलिज्म के, ये रहेंगे। लेकिन जिस दिन आम नागरिक इतना समझदार हो जाए कि वो पर्दे के पीछे की कहानी को समझने लग जाए, तो फिर वो इन सबको बाइकाट कर देगा। वो सिर्फ उसको देखना चाहेगा जो सच दिखा रहे हैं, और उसके लिए पे भी करेगा। मुफ्त में उसको भी नहीं मिलने वाला है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, पैसे उनको देने पड़ेंगे। चाहे आप किसी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स को हम रिचार्ज करते हैं ना, ऐसे आने वाले दौर में देखना रिचार्ज होगा। ये न्यूज के लिए आप रिचार्ज देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई मुझे देखनी है। और नहीं तो फिर खुद रिसर्च करिए, 5 वेबसाइट पढ़िए, 5 को फिल्टर करिए, अलग अलग कंटेंट कागज में लिखिए। और जैसे स्टॉक मार्केट का लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि मार्केट चढ़ेगा उतरेगा, वैसे आप अंदाजा लगाइए कि ये खबर की सेंटर लाइन कौन सी है, कोई ऊपर दिखा रहा है, कोई नीचे दिखा रहा है। आने वाले पत्रकारों को आने वाला जो जनरेशन है पत्रकारिता में, इनको आप क्या कहेंगे? खूब काम करो, खूब काम करो। और हम ही तो आने वाला जनरेशन है भाई, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगा। लेकिन खूब काम करना चाहिए। सब लोग बड़ा बड़ा सपना, टीवी पेपर मिथ्या है। वो तामझाम झांकी ग्लैमर टीवी में दिख रहा है, एकदम मिथ्या है, बता रहा हूँ। एक समय के बाद उनको ये महसूस होगा कि सुकून जो है ना मन का काम कर लेने में। तो मन का काम तो वो कहीं भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ट्विटर पे उनके ट्वीट पढ़ के आनंद आता है, उनकी वेबसाइट से अच्छी। लेकिन यही कि शुरुआत करने के लिए कहीं भी किसी भी जगह कोई भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पहले तो ज्वाइन कर लो। आपके रहने खाने का गुजारा एक जगह सेट हो गया, उसके बाद फिर आप काम करते रहो, किस दिन आपको मौका मिलेगा। इसलिए कहीं आपकी भड़ास ट्विटर पर तो ज्यादा नहीं निकलती है, नेताओं टाइप की फॉलोइंग है आपकी। फिर भी मतलब क्या, कई बार ना जब लगता है यार ये इस मुद्दे पर चुप नहीं रहा जा सकता, तो उस पर लिख देता हूँ। तो कभी ये सरकार नाराज हो जाती है, कभी उस सरकार के लोग नाराज हो जाते हैं। मैं नाराजगियों से परेशान हूँ, तो केवल वहीं तक लिखता हूँ जहाँ से कोई नाराज ना हो। ऐसा? हाँ, ज्यादा नाराज कर दूंगा ना तो जो लोग ताली बजाएंगे मेरे लिए, वो लोग मेरा हालचाल पूछने नहीं आएंगे। ये भी है, हालचाल की फिक्र बराबर बनी रहनी चाहिए, हर किसी को चिंता होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, स्वीकार करना चाहिए। क्रांति वांति करने में नहीं बैठा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। हाँ, क्रांति करूंगा तो कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा है। ठीक बात है, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो लोग क्रांति कर रहे हैं, हम लोग उनको सैल्यूट भी करते हैं। उनका संघर्ष है, वो लोग, भगवान ने उनको बनाया है उस स्तर का कि भाई वो लोग सब कुछ अपना न्यौछावर करके लगे हुए हैं जर्नलिज्म के लिए। किसी से डरे नहीं, बिके नहीं, कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे से जर्नलिज्म करने वाले लोग हमारे बीच में हैं। जन सेवा टाइप का एक कर्म है जो किए नहीं, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, तो उनको सैल्यूट करना चाहिए। और बाकी हम लोग जितने लोग हैं टीवी मीडिया के और अलग अलग स्तर पे, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे समझौता कर रहा है। जब जिसको जो अपने फेवर में लगता है, वो लगता है कि नहीं ये अच्छी पत्रकारिता है, फिर वो पलट के देखोगे तो उधर वाले ये बेकार आदमी है। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और पत्रकारिता आप सबको खुश नहीं कर सकते। हाँ, पत्रकारिता का ये है
तो अभी तक आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे देवेश तिवारी जी। तो दर्शकों, आगे भी हम कुछ ऐसे ही नए कंटेंट के साथ, पुराने चेहरों के साथ, कुछ सुने अनसुने सवालों के साथ आप सभी के सामने कार्यक्रम में उपस्थित होते रहेंगे। अगले अंक तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।